नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं चुनावी जंग की, चुनावी मैच की। एक मैच तो धर्मशाला में चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। आप में से बहुत सारे लोग उसे देखने का भी लुत्फ उठा रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे, लेकिन मैच कहीं और भी चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव का मैच। एक महीना, एक हफ्ते बाद 5 राज्यों में उम्मीदवारों की और पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और ठीक 40 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को पिटारा भी खुल जाएगा। कौन जीतता है, कौन हारता है, जनता जनार्दन किसके साथ रहती है, यह बात भी सामने आ जाएगी। लेकिन पेशबंदी जारी है। और जब मैं पेशबंदी की बात करता हूं, वादों इरादों की बात करता हूं, ताल ठोकी जो जा रही है, आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, उस सब के बीच ये चुनाव, जो ये मैच होता है, इसमें भीतरघात, अंतर्कलह, ईगो टसल, नाक की लड़ाई, मूंछ की लड़ाई, ये सब भी देखनी पड़ती है और देखी जा रही है। और दोनों ही खेमों में। और खेमों की परिभाषा भी अलग अलग हो जाती है। एक तो एनडीए बनाम इंडिया कि भाई असल लड़ाई 2024 की है, यह तो बानगी मात्र है, यह ट्रेलर है, यह अंदाजा देगा, दशा दिशा दिखाएगा 2024 के चुनावी नतीजों की, इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन राज्यों में दरअसल इंडिया नाम का गठबंधन यानी कि विपक्षी खेमे में जो बाकी दल हैं, उनकी मौजूदगी ना के बराबर है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, यहां तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और तेलंगाना में दरअसल बीजेपी तीसरे नंबर पर दिखाई देती है। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच साफ दिखाई दे रही है और हर जगह गुटबाजी भी हो रही है। उसकी ताजा बानगी हमने मध्य प्रदेश में देखी। अजब गजब खेल हुआ वहां पर। और खेल बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं हुआ, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच होता दिखा। वो समाजवादी पार्टी जिसके पास 1.25% वोट बैंक है, एक उम्मीदवार था जो विधायक बना और वो बाद में बीजेपी में चला गया। वो कुछ सीटें मांग रहे थे जी। हमारी बात हो रही थी कमलनाथ से भी, दिग्विजय सिंह से भी। हमें बुलाया भी गया। रात को 1 बजे तक हमारे नेताओं को बिठाए रखा गया और कोई बातचीत नहीं हुई। और हमारी जीती हुई सीट पर भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अरे हम तो 6 सीट मांग रहे थे, 4 में भी मान जाते। और शब्दों के बाण ऐसे चले, नेताओं को चिरकुट भी कह दिया अखिलेश ने। और अखिलेश के बारे में कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखिलेश। अब कुछ बैक एंडिंग तो हो रही है, लेकिन क्या ये नाराजगी, ये तलखी, ये मनमुटाव इंडिया को भारी पड़ेगा या दरअसल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देगा? विपक्षी खेमे में एक उलझन यह भी है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो गई तो वो घोड़े पे सवार हो जाएगी, सुनेगी नहीं 2024 में। तो उसके लिए भी बैक एंडिंग हो रही है। इस खेल में बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। वो परतें, ये परतदार पराठा बन रहा है, इसमें बहुत सारी परतें उतारनी पड़ेगी, तब अंदर क्या है वो समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए, जो दरअसल बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए में और दल तो आप गिनने लगोगे, 38 की गिनती वो करवाते रहे, 2-3 पार्टियों के अलावा दरअसल एनडीए विशुद्ध रूप से बीजेपी है। अब बीजेपी एक अनुशासित पार्टी, चाल चरित्र चेहरे, पार्टी विद अ डिफरेंस की ताल ठोकने वाली पार्टी में भी कांग्रेसीकरण होता दिख रहा है साफ। जो कांग्रेस की 70-80 के दशक में बीमारी थी, अब वो बीमारी घर कर गई हैं बीजेपी में भी काफी हद तक। इसीलिए सामूहिक नेतृत्व की दुहाई दी जा रही है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राजस्थान छत्तीसगढ़ समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 20 सालों में से 18 साल जो मुख्यमंत्री रहे हों बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान,
उनका चेहरा भी कई चेहरों में समाहित कर दिया गया है, यानी कि वो चेहरा नहीं है। ये बीजेपी को नुकसान देगा या एंटी इनकम्बेंसी की दरअसल बीजेपी ने काट ढूंढी है और साथ साथ सांसद भी उतार दिए मध्य प्रदेश में, बाद में और नहीं उतारे। उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे चेहरा नहीं है, जबकि वो सबसे कद्दावर नेता है। हमने सी वोटर के साथ एक सर्वे भी किया था और 34% लोगों की पहली पसंद जहां अशोक गहलोत थे, तो 22% लोगों की पहली पसंद वसुंधरा राजे थी। अब उनका नाम तो घोषित कर दिया गया है उम्मीदवार के तौर पर झालरापाटन से, पर क्या दिक्कत बनेगी? वसुंधरा क्या खेल बिगाड़ देंगी बीजेपी का? और छत्तीसगढ़ में तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बीजेपी का चेहरा कौन है। तो दोनों तरफ असमंजस की स्थिति भी है, भीतर घात भी है, अंदर खाने नाराजगी का सबब भी साफ दिखाई दे रहा है। तो ये विधानसभा के चुनाव क्या कह रहे हैं और 2024 के लिए वो क्या बता रहे हैं, इसी बाबत एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे भी किया, जो हम हर इतवार को अमूमन आपको दिखाते हैं। यह शनिवार से इतवार के बीच किया गया। 2812 लोगों की राय ली गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एरर मार्जिन जो है, मतलब गलती की गुंजाइश, +-3 से लेकर +-5% है। और आज का सीधा सवाल क्या है? सवाल आपके सामने आ रहा है, विधानसभा में आर पार किसकी बनेगी सरकार? और जब मैं पूछ रहा हूं किसकी बनेगी सरकार, वो सिर्फ इन 3 राज्यों में नहीं, बल्कि लोकसभा का भी कुछ आकलन करने का हमें मौका मिल रहा है क्या? और जो सवाल पूछे, उन सवालों की फेहरिस्त आपके सामने पेश करूं, उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। इतवार में हम किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को न्योता नहीं देते हैं, ये आप जानते हैं। तो यशवंत देशमुख जो सर्वा हैं सी वोटर के, जिन्होंने ये सर्वे किया है, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देश के एक और बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार हमारे साथ हैं, और 3 वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, अभिज्ञान प्रकाश, विजय त्रिवेदी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल हमने क्या पूछा, क्या एमपी में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग इंडिया को नुकसान पहुंचाएगी? तीनों राज्यों के लोगों की राय आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन पहले मध्य प्रदेश पर तवज्जो चाहूंगा। हां कहने वाले 40%, ना कहने वाले 47%। तो यहां पर अभय जी, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कांग्रेस और समाजवादी के बीच जुबानी जंग इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या 40% एक बड़ा नंबर होता है, इसे हम नजरअंदाज ना करें। तो अगर मैं अपने आप की गिनती करूं तो मैं 47% में गिना जाना पसंद करूंगा। मेरा मानना है कि विधानसभा चुनावों की राजनीति जैसे ही खत्म होगी 15 नवंबर को, ये जो कटाक्ष हो रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है और इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये बातें 15-20 दिन के अंदर किसी को याद नहीं रहेंगी। और लोकसभा चुनाव की राजनीति ही सब पूरी चर्चा के ऊपर हावी हो जाएगी। और जो इंडिया गठबंधन है, मैं समझता हूं उसका मैंडेट विधानसभा चुनाव नहीं है। उस गठबंधन की मीटिंगों में कभी विधानसभा चुनाव के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर चर्चा हुई होती तो उसमें बात हो सकती थी कि भाई यहाँ पे दूसरी पार्टियों को कौन एडजस्ट करेगा, कौन उसको गुंजाइश देगा। ऐसा नहीं हुआ। वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, और जब विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा चुनाव की राजनीति से टकराना बंद हो जाएगी, यानी विधानसभा चुनाव की राजनीति रहेगी ही नहीं लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद में ये समस्याएं बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी, नज़ारा पूरी तरह साफ हो जाएगा। और जैसा अखिलेश एक बार कह चुके हैं, तेजस्वी यादव भी एक बार कह चुके हैं,
जो लोकसभा चुनाव के मसले में अगर विधानसभा चुनाव में होने वाली तकरार लाई जाएगी या इसकी रोशनी में वो लोग लोकसभा चुनाव की एकता को प्रभावित करेंगे तो सब लोग मिलकर जो मोर्चा बनाया है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये चिरकुट अखिलेश वखिलेश तक बात पहुंच जाए, बाद में ये बताया जाता है टॉलेस्ट लीडर, सबसे बड़ा नेता जो कांग्रेस का है, यानी कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं राहुल गांधी ने फोन किया है अखिलेश को, तो जी अब हम मान जाएंगे, या हम दरअसल 30 नवंबर तक का इंतजार करें नामांकन वापस लेने की, जो आखिरी तारीख है, वो 6 सीट है या 4 सीट, बड़ा पेड़ कितना झुकता है दरिया दिली, कांग्रेस कितनी दिखाती है। इन विधानसभा चुनावों का महत्व क्या है वो इस बात से पता लगाया जा सकता है इंडिया के बारे में कि सब इंडिया की गतिविधियां बिल्कुल रुकी हुई हैं। इंडिया गठबंधन में कोई वो लोग गतिविधि नहीं कर रहे हैं, ना वो अपने संगठन का ना कोई सांगठनिक ढांचा बना रहे हैं, ना लोगो बना रहे हैं, सारा का सारा नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की अपनी गतिविधियां भी विधानसभा चुनाव के कारण पूरी तरह रुक गई हैं। मैं ये कह रहा हूं सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे क्या होंगे। अगर कांग्रेस क्या कर रही है मालूम नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर इंडिया गठबंधन के अंदर जो शक्तियों का संतुलन है वो भिन्न होगा, और अगर कांग्रेस कहीं कमजोर प्रदर्शन करती है, भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर यही शक्ति संतुलन बदलेगा। तो सब लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनावों का महत्व इसलिए है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए नहीं है कि अखिलेश को सीट नहीं दी गई या उनके साथ कुछ तकरार हो गई, मैं ये कहना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं, पर इसमें राजस्थान में 39% लोग कह रहे हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगी, 34% कह रहे हैं कि नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राजस्थान में हाँ यानी कि नुकसान की गुंजाइश, आशंका जाहिर करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। पर दूसरा सवाल भी हमने इसी से जुड़ा सवाल पूछा, अभिज्ञान सवाल यह था, क्या इंडिया के मतभेदों को देखकर तीसरे मोर्चे की संभावना नजर आती है? भाई हमें यह नहीं भूलना चाहिए, और मेरे ही शो पर केसी त्यागी तो परसों बोल कर गए, बिल्कुल बिना लार लपेट, बल्कि कल ही बोल कर गए कि अखिलेश यादव तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने उनको मनाया, लालू ने भी समझाया, अब तो रिश्तेदारी भी है, तो वो आए हैं। और ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि इंडिया बनने से पहले अखिलेश यादव के, चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी भी उसमें थी, अरविंद केजरीवाल भी खम्मम गए थे, एक तीसरा मोर्चा बनता भी दिख रहा था। उसे सिरे से खारिज कर दें या उसकी गुंजाइश अभी दिखती है? नहीं कहने वाले इस संभावना की ऐसा कुछ नहीं होगा। तादाद हमारे पोल में ज्यादा है, 56% छत्तीसगढ़, 56% मध्य प्रदेश, 51% राजस्थान। पर राजनीति में खेल एक रात में बदल जाता है। संदीप, ये बात आपने सही कही कि राजनीति में खेल एक रात में बदल जाता है, लेकिन मैं अभय की उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सब कुछ बैलेंस ऑफ पावर, जो भी कोई ऑपोजिशन का कॉम्पोजिशन बनेगा, जो भी उसकी रूपरेखा बनेगी, अभी उसे इंडिया गठबंधन बताया जा रहा है, ये कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है इन 3 चुनाव, इस पर निर्भर करेगा। अभय दुबे ने 100% सही कहा। दूसरी बात यह है कि अगर ये अखिलेश यादव और केसी त्यागी आके बताएंगे आपके प्रोग्राम पे कि नहीं वो तो आना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे, तो अभी तो चुनाव बहुत दूर हैं। मतलब राजनीति में बिल्कुल सही आपने कहा, एक रात में खेल बदल जाता है। अगर ये लोग ये सब ड्रामेबाजी अभी से करना शुरू करेंगे तो बीजेपी वाले घर बैठे मुस्कुराएंगे, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट कि ये लोग बकौल श्रीलाल शुरू हो जाए। आपके शरीर में जिस भी हिस्से में बाँछें होती हैं वो खिल रही होंगी बीजेपी की। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो भाई उन्होंने, बीजेपी ने इनको काउंटर करने के लिए पहली बात क्या कही थी? यही कही थी कि ये कुनवा है। अब आप एक सवाल पूछ रहे हैं, सियासी बारीकी का सवाल है कि क्या इसी इंडिया गठबंधन से कोई संभावना किसी थर्ड फ्रंट की निकल सकती है? ना, यू आर बेसिकली देन सेइंग, संदीप, आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग और इसमें से एक और गठबंधन निकल जाए। हाँ। अब ये बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट ही ये था कि विद कांग्रेस एक कंसोलिडेशन विपक्ष का देश के सामने रखा जाए। नहीं, अभिज्ञान, देश बार-बार ये सवाल कोई अनायासी, हमारे सामने विकल्प क्या है? नहीं, ये सवाल कोई अनायासी या मासूमियत में या नादानी में नहीं पूछा गया है।
क्योंकि विपक्षी खेमे में जिन नेताओं से मेरी बात होती है उनकी बड़ी आशंका ये है कि कांग्रेस वो घोड़े पे सवार ना हो जाए कि अच्छे नतीजे आ गए तो 3 दिसंबर को, और हमें ठेंगा दिखाने लगे हर बात पर। बड़ा अच्छा पॉइंट है संदीप, लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियरली समझनी पड़ेंगी। भारतीय सियासत का इतिहास 80 के दशक से ही, खाली हम देखें उसके पीछे न जाए, बहुत क्लियर है। या तो आप एक कांग्रेस डोमिनेंट कोएलिशन को एक्सेप्ट करेंगे अंततः, और अगर आप कांग्रेस डोमिनेंट कोएलिशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कोएलिशन कोई और होगा और कांग्रेस उसको बैक करेगी। इसके अलावा कोई तीसरा इक्वेशन नहीं नजर आता। लेकिन अगर ये इक्वेशन शेकी होगा, कमजोर होगा, लचीला होगा, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी जितना चाहेगी उतना कोशिश करेगी कि इसको सियासी तौर पर देश के सामने एक्सपोज करे और कहे कि देखिए हम कितने स्ट्रांग हैं और ये लोग अभी भी गठबंधन बनाकर भी बिखरे हुए हैं, एक साथ नहीं है। अब तीसरा सवाल जो हमने पूछा विजय, टिकट बंटवारा इंडिया की बड़ी समस्या है, वो 2024 की। पर टिकट बंटवारा पहले विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी समस्या बन रहा है, इससे जुड़ा हमने सवाल पूछा। टिकट बंटवारे के बाद नेताओं में असंतोष से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? और छत्तीसगढ़ कह रहा है 43% लोग कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को 38% कह रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 52% कांग्रेस के लिए कह रहे हैं नुकसान होगा, और मध्य प्रदेश को कह रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं 34%। मैं थोड़ा सा इस आंकड़े को लेकर मेरी आंखें थोड़ी सी और खुल गई। झगड़ा तो बीजेपी में ज्यादा है मध्य प्रदेश को लेकर, या मेरी रीडिंग गलत है? मध्य प्रदेश में झगड़ा काफ़ी है बीजेपी में कैंडिडेट्स को लेकर, लेकिन फिर से हम इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे पुराना गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझता हूँ वहाँ नेता की एक हद तक कद होता है, ज़्यादातर लोग पार्टी के साथ रहते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स का नाम आते हैं, बंटवारा होता है, वो शुरू में जब नाम अनाउंस हुए, दरवाजे में पैर अड़ा दिया है ना। हाँ, शुरू में होता है। शिवराज सिंह चौहान ने, नहीं, शुरू में हूं होता तो है। मैं ही मुख्यमंत्री, शुरू में मुझे ही देखना चाहते हो ना। जब अनाउंस होता है तब थोड़ा सा हंगामा होता है, क्योंकि जिसको नहीं मिल रहा वो तो नाराजगी दिखाता ही है, उसके कुछ 100 कार्यकर्ता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दिखाता है। लेकिन फाइनली चुनाव आते आते उसमें से 80% लोग, 90% लोग पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। यदि वो 20% नेता नहीं खड़े हो रहे तब भी उसका कार्यकर्ता 2 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे, लगभग 2 दर्जन, और उसको लेकर बीजेपी वाले भी नाराज हैं कि ये जॉनी कम लेटली ये आ गए, इनको क्यों दिया जाएगा। उनमें से 4-5 वापस चले गए हैं कांग्रेस में। तो ऐसा नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छी खासी दिक्कत है। ये कह रहा हूं आपको कि नेता जा सकते हैं, कार्यकर्ता पार्टी के साथ ही खड़ा कार्यकर्ता रहता है। पार्टी के साथ और इसलिए नुकसान वो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि और भारतीय जनता इसमें जो पार्टी का तीसरा कार्यकर्ता आंकड़ा है राजस्थान का, वहां भी कि कांग्रेस को नुकसान होगा, 48% कह रहे हैं। भाई 4.5 साल से हम ड्रामा देख रहे हैं जी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में नालायक, निकम्मा, इन संज्ञाओं से भी नवाजा गया जी। अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट को। पर वसुंधरा और जो ये 4-4, 5-5 फाड़ों में बटी हुई है बीजेपी, और आपसे बेहतर कम ही लोग राजस्थान की राजनीति समझते हैं, तो वहां पर अगेन थोड़ा इस आंकड़े को लेकर मैं अचंभित हुआ। नहीं, मैं फिर भी अचंभित नहीं हूँ। नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वहां भी वही बात है। एक तो 4-5 ग्रुप नहीं है भारतीय जनता पार्टी में अभी राजस्थान में, एक वसुंधरा ग्रुप कह लीजिए और दूसरा नॉन वसुंधरा ग्रुप है, एंटी वसुंधरा ग्रुप कोई नहीं है। और अभी जब सेकंड लिस्ट आई तो उसमें काफी कॉम्पनसेट किया गया वसुंधरा जी को, तो वो नाराजगी भी कम होगी। और यहाँ भी वही बात, आप सोचिए वसुंधरा जी 4 साल से नाराज चल रही हैं सेंट्रल लीडरशिप से, लेकिन क्या कोई ऐसा कदम उन्होंने लिया? सचिन पायलट की तरह से उन्होंने कोई फैसला किया कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने का काम किया? मतलब भारतीय जनता पार्टी, अशोक गहलोत ने बोला। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई बड़ा काम वसुंधरा जी ने औपचारिक तौर पर या दिखाने के तौर पर नहीं किया है। वो इंतजार करती रही, अपनी नाराजगी बार बार जाहिर करती रही। फिर पिछले दिनों जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई तो वसुंधरा जी को रखा गया, शामिल किया गया, नामों पर तय किया गया, उनके लोगों को करीब करीब सारे लोग उनके शामिल कर लिए गए हैं, तो उससे नाराजगी नहीं होगी। और फिर यहाँ भी वही है, क्योंकि वसुंधरा जी जानती हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता वो जब नेता होती हैं तो उनके साथ होता है, जब वो नेता नहीं होती हैं तो पार्टी के साथ होता है।
यही नाराजगी, यही ताकत जो है ना, रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ में नाम नहीं बनाने के बाद भी चुप रखती है। यही ताकत शिवराज जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनाने के बाद भी पार्टी के साथ खड़ा रखने के लिए मजबूर करती है, और यही ताकत वसुंधरा जी को चुप रखने के लिए मजबूर करती है। भले ही वो अपने जो टेंट्रम्स हैं वो दिखाती रहें, लेकिन पार्टी से निकल कर नहीं जाएंगी, क्योंकि पार्टी आज कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के साथ है, नेता के साथ कुछ हद तक है, 10% 20% हो सकता है, लेकिन पार्टी से और नेता में बहुत फर्क है। ये नेता को जिसको समझ में आता है वो ठीक से चल रहा होता है, नहीं होता वो चला जाता है। प्रदीप जी, मुझे ये समझाइए, जो ये मनमुटाव है और जो मैंने शुरुआत में कहा कि दरअसल कांग्रेस बीजेपी की तरह लड़ती दिखाई दे रही है, चेहरा भी दे रही है और बात कुछ मानी भी जा रही है, बाकी तो तकराहट चलती रहती है, और बीजेपी का कुछ कांग्रेसीकरण, कुछ नहीं काफी हद तक कांग्रेसीकरण इन राज्यों में होता दिख रहा है। तो ये मनमुटाव किस पर भारी पड़ेगा आप? नहीं, देखिए, पहले तो ये जो असर दिखाई दे रहा है ये कांग्रेस या बीजेपी का नहीं, सत्ता का असर है। कांग्रेस सत्ता में लंबे समय तक रही तो आपको ये सब दिखाई देता था। अब बीजेपी उसी दौर से धीरे धीरे वहाँ पहुँच रही है कि लंबे समय से सत्ता में बनी हुई है। और उसके अलावा जो संगठन है, बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रोबस्ट है। पार्टी का काम नहीं चलता तो सर्वोच्च नेता को उतारा जाता है, उससे काम नहीं चले तो अंदर खाने नीचे फिर संघ के लोग काम करते हैं। तो उस नाराज़गी को, असंतोष को मैनेज करने की विधियां उनके पास ज़्यादा हैं। अब उदाहरण लीजिए मध्य प्रदेश का ही, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ, पहले दिन ही अगर राहुल गांधी ने फ़ोन कर लिया होता अखिलेश यादव को कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मजबूरी समझिए, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और आप उसमें कोई मेजर प्लेयर है नहीं, तो इसलिए हमारा खेल मत बिगाड़िए, आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब कमलनाथ अखिलेश यादव के बारे में, जो 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो 5 साल, उसके बारे में इस तरह की बात बोलें तो ये ये अखिलेश को बुरा लगना, उनके कार्यकर्ताओं को उससे ज्यादा बुरा लगना स्वाभाविक, डिसमिसिव है। हाँ, तो ये इससे बाकी जो पार्टियां, जो आपने शुरू में सवाल रखा ना कि क्या इससे इंडिया अलायंस पर असर पड़ेगा, अलायंस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सेंटिमेंट बिगड़ता है कि भाई कांग्रेस अगर और मजबूत हुई तो उसका रवैया इससे भी खराब होने वाला है। पर मनमुटाव की जो बात है, अगर बीजेपी में देखें, वो बीजेपी जो विपक्ष से लगातार ये सवाल पूछ रही है, आगे भी पूछेगी। अभी तो वो चुप है कि भाई आपका चेहरा कौन मोदी के सामने, पर वो राज्यों में चेहरा देने को तैयार नहीं है, जबकि चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि चेहरे नहीं थे। नहीं, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, पार्टी ये एसेस करती है चेहरा देने से फायदा है या नहीं देने से फायदा है। जहां लगता है कि चेहरा प्रोजेक्ट किया तो नुकसान हो सकता है, वहां चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करते। जहां ऐसा लगता है कि चेहरा प्रोजेक्ट करने का फायदा होगा, वहां प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब बीजेपी के इतिहास में 80 में बीजेपी अस्तित्व में आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर्बानंद सोनोवाल को बदल दिया, बाद में हेमंता आ गए, पर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तो हमेशा चेहरा बना ही। इस बार शिवराज सिंह चौहान को चेहरा ना बनाना, चेहरा कुछ रणनीति बदली है। रणनीति इसलिए कि 2018 का चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी हार गई, और एक जनरल फीलिंग है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी नहीं है, फैटिग फैक्टर है। एक उबाऊपन आ गया है कि बहुत हो गया, बदलना चाहिए। तो अब पार्टी को लगता है कि बदल दें तो हम देरी कर दी। नहीं, बदल दें तो बीजेपी का कोई सानी नहीं। 18 साल की 1 साल पहले गुजरात में बदल दिया था, 1 साल पहले पूरे घर के बदल डाले, यहां बदल ही नहीं पाए। ये दिक्कत थी क्या? बिल्कुल ठीक। गुजरात जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। गुजरात में शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता नहीं था जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो। उसकी सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका फायदा तो आप तभी उठा पाएंगे जब उसको साथ रखेंगे। कांग्रेस ने गलती की दिल्ली में, शीला दीक्षित को बाहर कर दिया पूरी तरह से। तो जो कुछ काम किया था कांग्रेस की 3 सरकारों में शीला दीक्षित ने किया था, उनसे आइडेंटिटी जुड़ी हुई थी, उसका नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। तो ये जो है दुविधा बहुत बड़ी होती है पार्टी के सामने कि आप अपने लोकप्रिय नेता को कब रिटायर करें। जैसे आप क्रिकेट में ही देख लीजिए, सुनील गावस्कर, कपिल देव, आज तक हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। ये तो ये एक विशुद्ध भारतीय समस्या बहुत बड़ी है। बाहर जो प्लेयर्स हैं वो रिटायर कर लेते हैं, लोग कहते हैं कि व्हाई नाउ,
और यहाँ पे होता है व्हेन विल यू रिटायर। तो वही हुआ, लटके रहते गावस्कर हैं। रिटायर हुए तो लोगों ने कहा कि अभी क्यों हो गए। हाँ। कपिल देव के बारे में लोग पूछ रहे थे कब होंगे भाई। कब होंगे भाई, 434 हो तो गई विकेट। ये इंडिविजुअल पर और संगठन दोनों पर, हाँ। यानी अगर टीम है तो टीम मैनेजमेंट पर और उस खिलाड़ी पर निर्भर करता है। हाँ। पार्टी है तो पार्टी में नेता पर और पार्टी संगठन पर निर्भर करता है हाँ। कि वो फैसला कब लेते हैं। यशवंत, मैंने आपके क्योंकि सर्वे पे कुछ अपना अचंबा, अपनी थोड़ी हैरानी जाहिर की है, तो जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। भाई मध्य प्रदेश में असंतोष, नेताओं में असंतोष 52% कह रहे हैं कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। वो तो कपड़े फाड़ वाला चकल्लस भी करते हैं, चूहल लेते हुए दिखाई देते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यानी कि ऑल इज वेल, ऑल इज हंकी डोरी। और 34% नुकसान कहने वाले भाजपा, मतलब भाजपा को कम नुकसान होगा। राजस्थान में भी कांग्रेस को ज्यादा नुकसान और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं। मैं थोड़ा हैरत में हूं इसे लेकर। नहीं, हैरत में मैं भी थोड़ा सा हूं, क्योंकि जो आंकड़े और ट्रैकर हमारा आ रहा है उसमें मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बदलाव का मूड हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और मूड, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बोला कि मूड ये नाराजगी का नहीं बल्कि उकताहट का है, ऊब का है। तो उसके कारण ऐसा लगता है कभी कभी कि मध्य प्रदेश ये जैसे कहें कि इट्स अ स्टेट फॉर कांग्रेस टू लूज। यानी अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं जीतती है तो सिवाय खुद को उसे ब्लेम करने के, खुद को सिर पीटने के और कोई उसका कारण नहीं होगा। और ये भी हो सकता है एक कारण कि जब उनके यहाँ के सिर फुटबॉल की खबरें आती हैं तो जनता का रिएक्शन ये भी होता है कि बताइए, हम तो आरती सजा करके थाली में लड्डू परोसने को तैयार बैठे हैं, ये अपनी ही लड़ाई से नहीं निकल पा रहे हैं। एक वो भी रिएक्शन होता है जनता का। लेकिन उस रिएक्शन को कतई ये ना माना जाए कि जनता ये के अंदर बदलाव का मूड नहीं है या जनता बदलाव नहीं चाहती। और वो बदलाव का कारण भी संदीप बड़ा क्लासिकल है। आप एंटी इनकम्बेंसी जब सर्वे के आंकड़ों में खोजना शुरू करते हैं तो दरअसल हम 2-3 चीजों से आंकते हैं। एक तो ये आंकते हैं कि कितने ज्यादा जो सत्ता में पार्टी है उस पार्टी के वोट कितने ज्यादा गिर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में वो गिरते हुए बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देते। दूसरा हम ये आंकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो दरअसल दूसरे तीसरे नंबर पे चला जाता है और विपक्ष के नाम बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, वैसा भी मध्य प्रदेश में नहीं दिखता। तो उसका एक कारण एक ये भी है संदीप कि हम भूल जाते हैं कि करीबन 7-8% ये फर्स्ट टाइम वोटर हर एक इलेक्शन साइकिल में नए ऐड होते हैं। और जब आप 20 साल सत्ता में रह जाते हैं तो आप अपने राज्य में पाते हैं कि हर चौथा वोटर ऐसा है जिसको आपसे पहले की सत्ता याद ही नहीं। वो वोटर ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि वो जिस कांग्रेस के रूल को आप गरिया करके हमसे वोट मांगते हैं वो कांग्रेस का रूल कैसा था। तो ये विचित्र स्थिति लॉन्ग टर्म उसमें जीतने के बाद में अगर आप खुद को री इन्वेंट न करें, नए वोटर के सामने खुद को नए तरीके से नहीं परोसें, तो वो एक आपका कैंपेन या नैरेटिव का पॉइंट चला जाता है संदीप। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। युवा मतदाता बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 60 लाख युवा मतदाता जुड़े हैं इस बार जी। और जितना अभी तक समझ में आ रहा है, युवा मतदाता शिवराज सिंह चौहान से नाराज भले ही न हो, लेकिन भाजपा सरकार से ऊब के लक्षण उनके अंदर बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इसी में एक और सवाल, थोड़ा माइक्रो जा रहे हैं संजय, और सवाल हमने पूछा, 5वां सवाल ले रहे हैं अब, चौथा सवाल अभी ड्रॉप कीजिए। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या रमन सिंह मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? और नहीं कहने वाले 54%। और इससे पहले वाले सवाल से मैं जोड़ दूं इस सवाल को, छत्तीसगढ़ में नेताओं में असंतोष बीजेपी पर भारी पड़ेगा 43% कह रहे हैं, कांग्रेस पर भारी पड़ेगा 38%। यह छत्तीसगढ़ की क्या कहानी सामने आ रही है? रमन सिंह तो वैसे भी लगभग सेमी रिटायरमेंट में जाते दिखे थे पिछले कुछ सालों में। सेमी रिटायरमेंट में तो जा रहे हैं संदीप, तो इसी के लिए मुझे लग रहा है कि सवाल पूछने का औचित्य क्या था पहले हमें यह समझना चाहिए। और अगर सवाल पूछा है तो जनता उस पर जवाब देगी, और जवाब बहुत साफ दिख रहा है। सवाल जनता को यह लग रहा है कि नहीं उनके दिन लद गए। 54% लोगों ने कहा है कि नहीं वो उनके चेहरे नहीं होंगे। जो दूसरी जो तस्वीर निकल के आ रही है, जिन 2 आंकड़ों का आपने जिक्र किया, तमाम ऐसे सर्वे या तमाम विश्लेषण जो हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का
एक तरह से साफ जीत की ओर अग्रसर हो रही है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा भी है उसी ओर संकेत कर रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी के लिए जो कुछ भी वहां पार्टियों के बीच में चल रहा है इससे नुकसान अगर जो होगा वो बीजेपी को हो रहा है। नहीं, ये कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं बीजेपी हो रहा है। अगेन तो जो नैरेटिव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाँ प्लीज बात पूरी कीजिए। नहीं मैं वही कह रहा हूं कि जो आंकड़े वही बता रहे हैं कि जो नैरेटिव हमें दिल्ली में बैठ के दिखाई पड़ रहा है या सुनने को मिल रहा है, तो वही आंकड़े उसी की पुष्टि कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और जो कुछ भी समस्याएं हैं वो बीजेपी के अंदर में समस्या दिखाई पड़ती है। नहीं, बीजेपी में अगेन स्ट्रैटेजी वाइज बीजेपी बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है। पर देखिए, जो आपने सवाल कहा ना कि ये सवाल ही ऐसा था, इसका जवाब यही आना था। पर आज की तारीख में कोई कहे कि भाई बीजेपी का चेहरा कौन होगा, फर्ज कीजिए बीजेपी जीत रही है छत्तीसगढ़, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो बीजेपी वाले ही नहीं बता पाएंगे शायद। मतलब शतरप जो सहेजती थी, नहीं वो तो वही मैं बीजेपी वो उस लीक से, उस राह से हट गई है क्या? नहीं, आपने कहा कि अगर सवाल ये पूछे कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा तो जनता नहीं बता पाएगी, यही तो हकीकत है। वही तो सर्वे बयां कर रहा है, वही हकीकत है। सचमुच जनता को नहीं पता है, बीजेपी के नेताओं को पता नहीं है। तो जब बीजेपी के नेताओं को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, तो सर्वे तो वही बताएगा ना कि जनता को पता नहीं है। जनता अपने आप से कहां से ले आएगी एक नाम? वो ये तो नहीं कहेगी कि राहुल गांधी बन जाएंगे या नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो वही तो हकीकत बयां हो रही है सर्वे से। और इसी में हमने शिवराज सिंह चौहान का सवाल भी पूछा। विजय, एमपी में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? 35% कह रहे हैं हाँ, थोड़ा रिस्पेक्टेबल नंबर है, लेकिन 49% कह रहे हैं नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो वो इसलिए है ना क्योंकि पार्टी ने ही शिवराज जी को आउट कर दिया है। आप समझिए, शिवराज जी को लेकर जैसे बात हो रही है, प्रदीप जी ने भी बात की, कार्यकर्ताओं में पर वो जोश बना रहेगा। कार्यकर्ताओं में नहीं, जोश नुकसान तो हो ही रहा है ना, लेकिन अब पार्टी ने तय किया होगा, पार्टी ने समझा होगा कि शिवराज जी के रहते हुए नुकसान हो रहा है, इसीलिए पार्टी ने उनको हटाया है। मतलब अभी साफ कर दिया कि सीएम कैंडिडेट वो नहीं है आज की तारीख में, फेस नहीं है। कल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फेस नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता ने भी मान लिया कि शिवराज जी अब इस लड़ाई से बाहर हो गए, समझना। इसलिए 49% लोग कह रहे हैं कि अब वो नहीं होंगे। ये पार्टी का मैसेज कार्यकर्ता तक, वोटर तक पहुंच गया है। इसलिए शिवराज जी का नुकसान कितना होगा, कितना नहीं होगा, और वो दोनों चीजें जब आपने उस समय जो सवाल किया था उसका मतलब मैं ये कह रहा था कि पार्टी का कार्यकर्ता नेता के साथ नहीं जाता, कार्यकर्ता के साथ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, नहीं, पर एक वो दोनों इक्विटी अलग-अलग भी बनाते हैं ना। और पिछले 7-8 महीने से सारे घोड़े जो खोल रखे थे शिवराज सिंह चौहान, मंच पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण, ऐसा मामा बहनों मिलेगा क्या, ऐसा भाई मिलेगा शिवराज जी क्या। अपनी कोशिश कर रहे थे ना, हाँ। शिवराज जी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि उनके भरोसे नहीं जीती जा सकती। ये उनको लगा है। अब है कि नहीं है, हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो एनालाइज किया होगा, एनालिसिस किया होगा, उससे ही तो तय किया होगा कि कोई अपने इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को या जो बने हुए 18 साल से उनको हटाने का फैसला कोई कम रिस्क वाला फैसला नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी कम रिस्क वाला फैसला नहीं। आप इसे कहें कि नाराजगी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी है कि नहीं है, फटीक है कि नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर के दिमाग में ये मैसेज चला गया। इसका मतलब ये है आपकी सर्वे का कि वो जानते हैं कि शिवराज जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बजाय भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार आपको बना जोड़ना ले। चाह रहे थे। नहीं, हम सिर्फ इतनी, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षत्रपों को सहेज कर रखती है, बनाती है, सहेज कर रखती है, ठीक है। लेकिन एक समय आता है जब उनको बदलने का समय आता है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पार्टी का की नेशनल लीडरशिप जो है उसकी नाकामी। 5 साल उसके पास थे नेतृत्व परिवर्तन के और उसने कुछ नहीं किया। अब चुनाव के समय पर अगर आप वो वही जो तो रायता फैल गया। नहीं, कहावत है कि भाई 20 दरिया में घोड़ा नहीं बदला जाता। तो अगर 20 दरिया में घोड़ा बदलेंगे तो गिरने की पूरी संभावना है। तो लगा कि गिर जाएंगे, तो कहा कि अच्छा चलने दो। तो ये जो दुविधा थी उसने पार्टी का नुकसान किया है, इन क्षत्रपों की वजह से नुकसान नहीं हो रहा। पर ये सबक तो मिल गया था कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर और उनकी नाराजगी। वही है ना, बहुत देर से सीखा। देर से अब अभी जो रघुबर दास को गवर्नर बनाया है, भाई 13 मई को सरकार बन गई थी, तो अभी भी टाइम था, बिल्कुल। उसके बाद भी। तो ये फैसला आपको 2018 के चुनाव के बाद ही लेना था,
साल भर, 6 महीने, 1.5 साल के अंदर कि किसको आगे अब प्रोजेक्ट करना है कि नहीं। इनको रिटायर करना है तो पूरी तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स से निकालिए। आधा कदम आपने उठाया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया नेशनल, लेकिन वो कभी आए नहीं दिल्ली, अपने दफ्तर भी देखने नहीं आए और आपने कुछ किया नहीं। तो मेरा मानना है कि ये इन 3 राज्यों में जो समस्या है बीजेपी की, वो नेशनल लीडरशिप की पैदा की हुई समस्या और नेशनल लीडरशिप पर अब टोटल डिपेंडेंस हो गई है बिल्कुल, राज्यों में भी। जब पहले भी थी, देखिए नहीं, वो छौंक लगाते थे पहले, डिश तो मेन कोर्स तैयार राज्यों में हो जाता था। ये भी है कि आइसिंग ऑन द केक जो है वो नेशनल लीडरशिप जो पर है, अब तो केक क्या पूरा का पूरा, पूरी डिश ही बेस national- नहीं उनका। लेकिन इसमें एक सच ये भी है कि सेकंड रंग लीडरशिप तीनों स्टेट में कोई नहीं है। कोई नहीं है। और राजस्थान से जुड़ा जो सवाल हमने पूछा अब है, राजस्थान में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे सीएम पद का चेहरा होंगी? 50% कह रहे हैं नहीं। अच्छा, जबकि हमारे ही ट्रैकर में दूसरी सबसे पॉपुलर लीडर 34% लोग कह रहे थे अशोक गहलोत, 22 कह रहे थे वसुंधरा राजे। देखिए अभी जो त्रिवेदी जी ने जो बात कही थी, वो बात यहाँ राजस्थान के ऊपर, राजस्थान बीजेपी पे भी लागू होती है। उनको पार्टी ने बाहर कर दिया। उनको बिल्कुल आखिर तक ये तय नहीं था कि ये बात ये कही जा रही थी कि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि वो अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दें, और खुद वो केंद्र में चली आएँ। पार्टी और उनके बीच में एक तरह की जद्दोजहद चल रही थी। उस जद्दोजहद में पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हुई, तो अंततः पार्टी को उन्हें टिकट देना पड़ा, और उनके कुछ और सहयोगियों को भी जो उनके साथ थे उनको भी टिकट देना पड़ा। तो ये पार्टी की मजबूरी थी, पार्टी ने मजबूरीवश उनको टिकट दिया वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पार्टी ये करके खुश है, क्योंकि पार्टी तो उनको राज्य की राजनीति में देखना ही नहीं चाहती पिछले 5 साल से। प्रदीप जी ने भी अभी कहा कि भाई आप उन्हें देखना भी नहीं चाहते, और आप उनके समांतर किसी दूसरे नेता की पीठ पे हाथ भी नहीं रख रहे। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में चर्चा होती थी कि उन्हें तैयार किया जा रहा है, नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भेजा गया कि जयपुर में जाकर शेखावत जी की उनसे भी ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, उनको भी तैयार नहीं किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है वो मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा निर्णायक, मैं प्रहलाद पटेल को भेजना, वो क्या इशारा कर रहा है? देखिए मेरे मन में छवि ये थी कि भाजपा का आला कमान कांग्रेस के आला कमान के मुकाबले ज्यादा निर्णायक है और ज्यादा दूरंदेश है, मैं ये मान के चल रहा था। लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है। ना कर्नाटक के मसले में ऐसा लगा है, ना हिमाचल प्रदेश में भी गुटों के बीच में मुठभेड़ होती रही, उसको भी आला कमान नहीं खत्म कर पाया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगर वो उसने नेतृत्व तैयार कर दिया होता तो कम से कम पार्टी के पास एक चेहरा होता। पार्टी की नीति हो गई है कि मोदी से शुरू किया जाए और मोदी पे ही खत्म कर दिया जाए, और बीच में कुछ हो ही ना। तो ये जो स्थिति बनी है वो मुझे थोड़ा ताज्जुब है इस बात पे कि ऐसा भाजपा में क्यों हो आप रहा है। कैसे रीड करते हैं? एनडीए इंडिया को थोड़ा हम अलग कर लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा मजबूत, ज्यादा एका वाला दल कौन सा दिखाई दे रहा है, अगर हम खास अभी विधानसभा के संदर्भ में रीड करें तो? नहीं, जो नजर आ रहा है वो नेचुरली कांग्रेस है। ज्यादा तकलीफें और ज्यादा अलगाव एक दूसरे के बीच, नेताओं के बीच खास तौर पे, वो बीजेपी में नजर आता है। लेकिन इस बात से तो मैं भी सहमत हूं जो प्रदीप जी ने कहा, जो अभय ने कहा, कि बीजेपी अपने आप को फीडबैक के हिसाब से, इतना बड़ा उनको संघ का फीडबैक मिलता है। बरसों से मैं और विजय जी भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, उनके सिस्टम्स बहुत अलग हैं, उनका आला कमान बहुत अलग तरह से फैसले लेता है। तो क्या सो रहा था? क्या उसको मालूम नहीं था कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो अब इस तरह का मैनेजमेंट कर रहा है, वसुंधरा के लोगों को सीटों में एडजस्ट कर रहा है? तो समटाइम्स एज दे से इन इंग्लिश, इट माइट बी टू लेट इन द डे। लेकिन ये बात सही है कि इन 3 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब अंततः क्या नतीजा होता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, सामने से बाहर से कांग्रेस ज्यादा ऑर्गेनाइज नजर आती है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप खबरों के जरिए से सिर्फ आकलन करें, सिर्फ खबरों के जरिए से अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बात सच है कि लगातार ज्यादा से ज्यादा खबरें बीजेपी में किसी न किसी किस्म के टकराव की, नेताओं के ईगो की, बैठकें खराब हो जाने की, चर्चा नहीं हो पाने की, ये ज्यादा
भारतीय जनता पार्टी से आ रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से खास तौर पे बनिस्बत कांग्रेस, जबकि राजस्थान में तो कांग्रेस की नहीं, मतलब कांग्रेस भी सार्वजनिक 33 लड़ाई है सीटों अशोक गहलोत, को सचिन पायलट की। पर वो भी उम्मीदवारों कितने की समय घोषणा से- कर पाई है। राजस्थान में तो मनमुटाव अभी बरकरार है, जिसका तसे 20 सेकंड में, हाँ, फिर मुझे देखिए एक ब्रेक लेना है। देखिए, मेरा मानना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस ने राज्यों की राजनीति को लेकर कुछ परिवर्तन किया है अपनी नीति में, और वो वहां पर जो स्थानीय नेतृत्व है उसको वो प्रमुखता दे रहे हैं। आप देखिए, कर्नाटक में उन्होंने सिद्धरमैया के हाथ में बागडोर सौंप दी। जो भी झगड़ा हो, लेकिन बागडोर वहां अशोक गहलोत के हाथों में है, वहां पर भूपेश बघेल के हाथों में है, यहां पर कमलनाथ के हाथ में है। विवाद झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आला कमान की तरफ से ये स्पष्ट है कि हमारे पॉइंट मैन, हमारे नेता ये हैं, हमारी तरफ से प्रोजेक्ट किए आने वाले नेता ये हैं। तो ये कांग्रेस जो है वो अभी इन चुनाव को देख के लगता है कि छत्रपों के ऊपर भरोसा कर रही है। विधानसभा में जो आर पार हो रही है उससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के सीएम चेहरे और बीजेपी के बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा? और 3 राज्यों में, पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान पर तवज्जो मैं चाहूंगा आप सब लोगों की। 35% कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कि बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा कहने वाले 52%, और राजस्थान में 45% कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा कि बिना चेहरे के लड़ रहे हैं। पर आपके ट्रैकर में तो यशवंत 22% लोग कह रहे थे 34 के बाद, 34 की पहली पसंद अशोक गहलोत और 22 की वसुंधरा थी। तो वसुंधरा का चेहरा अब नागवार गुजरने लगा है लोगों को। नहीं, नागवार नहीं गुजरने की बात है। मुझे लगता है कि जो विजय जी कह रहे हैं वो एक अलग तरीके से इस आंकड़े को पढ़ रहे हैं। विजय जी का पढ़ना ये है कि वसुंधरा चेहरा होती तो अच्छी बात होती भाजपा के समर्थकों के लिए, लेकिन वो चेहरा नहीं है तो ये कोई कारण नहीं होगा भाजपा के समर्थकों को घर बैठने का। मुझे लगता है यही आंकड़े में भी साफ दिखाई दे रहा है। मूड देखिए, इन आंकड़ों को एक अलग तरीके से भी पढ़िए संदीप, बिल्कुल, कि चेंज का मूड क्या कह रहा है, मतलब किन जगहों पे लोग इसको मुद्दा भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और जब बदलाव का मूड होता है, मैं एमपी के आंकड़े को बहुत अलग तरीके से देख रहा हूं। एमपी के आंकड़ों में मुझे लगता है कि वो उकताहट, बदलाव का जो मूड है वो परिलक्षित हो रहा है, और वही राजस्थान में भी परिलक्षित हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का मुकाबला मुझे लगता है कि जितना लोग समझ रहे हैं उससे ज्यादा क्लोज है। ये मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद ये इतना एकतरफा नहीं होगा जितना शायद लोग समझ रहे हैं। हालांकि हमारे ट्रैकर में बहुत क्लियरली कांग्रेस आगे है, और स्पष्ट रूप से आगे है। भाजपा ने डॉक्टर रमन सिंह को अभी अभी टिकट दिया, और शायद मजबूरी में ही दिया होगा, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि 4.5 साल तक कुछ नहीं करने के बाद में भी अगर 25-26% लोग डॉक्टर रमन सिंह का ही नाम ले रहे हैं, तो मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं भाजपा की नाकामी है कि इतने समय में वो कोई अल्टरनेटिव नेतृत्व तो नहीं दे पाई। और नहीं दे पाने के बाद में जनता से ये उम्मीद करना कि वो हर चीज को आराम से स्वीकार करके बोले कि नहीं नहीं ठीक है, नाम नहीं दिया तो चलेगा, और हम पुराने का नाम नहीं लेते हैं, ऐसा कैसे है? आप नाम नहीं देंगे, कोई बड़ा चेहरा नहीं बनाएंगे, आप वैक्यूम नहीं भरेंगे, तो जो पुराना बड़ा चेहरा है वो पब्लिक उसी से ही वो मजबूरी का नाम वो चेहरा हो जाता है। विधानसभा में चुनावी आर पार पर आपकी जनता जनार्दन की राय क्या है, उसे भी साझा कर लेते हैं। राजन गुप्ता हैं, पंजाब में लुधियाना में रहते हैं। इंडिया को लोकसभा चुनाव से पहले 1 सीट 1 प्रत्याशी की बात विधानसभा चुनाव में भी अमल में लानी चाहिए, उनका ये मानना है। जबकि एक और दर्शक हैं मोहन खरे, अकोला से हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। बीजेपी को सीएम फेस नहीं, मोदी जी का फेस जीत दिलाएगा, और यही ओवर डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही है बीजेपी की। तो विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस की तरफ से चेहरे दिए जा रहे हैं, बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की ताल ठोक रही है, वही बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष से चेहरा मांग रही है। पर जनता जनार्दन आप हैं, तय क्या करेंगे पता लग जाएगा 40 दिन बाद, और उससे लोकसभा की तस्वीर भी क्या साफ होती दिखेगी, वक्त देगा गवाही।